गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप बीरवाल, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत सहकारी समितियां और सहकारी संगठन नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सहकारी समितियां, सहकारी संगठन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम सहकारी संगठन का अर्थ और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम सहकारी समिति की स्थापना अथवा पंजीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद सहकारी समिति व साझेदारी में अंतर जानेंगे हम। फिर सहकारी समितियों के प्रकार और अंत में सहकारी संगठन के लाभ और उसकी सीमाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अर्थ से शुरू करते हैं हम। सहकारी संगठन का अर्थ, एक डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। काल्वर्ट महोदय क्या कह रहे हैं। सहकारिता उस प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से भाग लेता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आ गई कि इसमें अपनी इच्छा से जो है वो लोग मिलकर किस पर्पज से जो है वो इकट्ठे हुए हैं, अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए, अपने इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए। तो सहकारिता जो शब्द है उसका अगर हम हिंदी में अर्थ जाएं तो इसका मतलब निकल जाता है कि मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का प्रत्येक सबके लिए, सब प्रत्येक के लिए, या फिर कहा जाए तो सहकारी संगठन का अर्थ है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी छोटी छोटी बचतों को समिति में एक बड़ी राशि के रूप में इकट्ठा करके जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देकर उनकी सहायता की जाए, या बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर बड़े पैमाने पर व्यापार के लाभ प्राप्त किए जाएं। व्यावसायिक संगठन का सहकारी प्रारूप इसके अन्य प्रारूपों से एक मुख्य आधार पर भिन्न है। यह कि यद्यपि सहकारी संगठन भी अपने कारोबार को व्यवसाय के सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर ही चलाते हैं, परंतु इनके लाभ कमाने के स्थान पर अपने सदस्यों की सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। इनका पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम 1912, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912 अर्थात संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई में अपने अलग समिति अधिनियम हैं। तो मतलब क्या हो गया सहकारी समिति का। सहकारी समिति में लोगों के उस ऐच्छिक संगठन को हम कहेंगे जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। जो लोग मिलकर एक व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं या छोटी छोटी अपनी बचतें इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो उन सभी के ही जो है वो भलाई के उद्देश्य से किया जा रहा है वो कार्य। तो सहकारी संगठन एक ऐच्छिक संगठन हो गया। इसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता व समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो उपभोक्ता सहकारी समिति जो है वो ये जो शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य था थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना। इस प्रकार ये समिति वित्तीय आधार पर कमजोर लोगों को बड़े व्यापारियों व दलालों द्वारा किए जाने वाले शोषण से छुटकारा दिलाती है। विपणन सहकारी समितियां छोटे छोटे उत्पादकों जैसे किसान, कारीगर इत्यादि को अपने माल पर उचित कीमत पर जो है वो उनको सुविधाएं देना जो है वो इनका उद्देश्य होता है। तो ये अर्थ होता है एक सहकारी संगठन का। ये एक ऐच्छिक संगठन होता है जिसमें लोग अपने छोटी छोटी बचतें इकट्ठी करते हैं। चलो विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता स्वैच्छिक सदस्यता। वो तो मीनिंग में भी आ गया था, एक ऐच्छिक संगठन है। यह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब जबरदस्ती किसी को सदस्य नहीं बनाया जाता, इसमें अपनी इच्छा से बनते हैं। कोई भी व्यक्ति
जब तक चाहे इसका सदस्य रह सकता है और किसी भी समय सूचना देकर सदस्यता को छोड़ भी सकता है। सदस्यता छोड़ने पर नियमानुसार सदस्य की पूंजी जो है वो वापस कर दी जाती है और इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सदस्य अपने अंश को, यानी कि जितना उसने हिस्सा डाला था, जितना उसका शेयर था, किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित ना करे। इनकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए धर्म, जाति, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, अर्थात सभी लोगों को इनकी सदस्यता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में सदस्यता को एक विशेष ग्रुप तक सीमित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसानों की सहकारिता समिति के अंदर केवल किसानों को ही सदस्यता दी जाती है, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसमें। फिर वैधानिक स्थिति, लीगल स्टेटस। सदस्यों का कोई भी संघ अपने नाम के साथ सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि वो सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा संबंधित राज्य सहकारिता समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ना करवा लें। सहकारी समिति का पंजीकरण हो जाने के बाद इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से अलग हो जाता है, अर्थात समिति अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है, समिति पर मुकदमा किया जा सकता है, वह यह भी अन्य पक्षकारों पर मुकदमा कर सकती है। तो एक वैधानिक स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है इसके रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। इस संगठन के सदस्यों का दायित्व उनके अंश यानी कि जितना उन्होंने शेयर किया है अथवा उनके द्वारा की गई गारंटी तक ही सीमित होता है, जितना वो कह देते हैं कि मैं इतनी गारंटी लेता हूं। फिर नियंत्रण। इसका नियंत्रण स्वयं सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक आधार पर किया जाता है। इनके नियंत्रण के लिए एक प्रबंध समिति बना दी जाती है जिसके सदस्यों का चुनाव आम सभा में मतों के आधार पर किया जाता है। एक छोटा सा इलेक्शन कर लेते हैं। इनके प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत डालने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास समिति के कितना मर्जी हिस्सा हो, कितने मर्जी अंश हो। अतः कोई भी व्यक्ति अधिक अंश खरीदकर मतों के आधार पर प्रबंध व्यवस्था पर मनमानी नहीं कर सकता। तो कितना मर्जी हिस्सा हो, चाहे 50% हो, 60% हो, 10% हो, वो एक ही वोट डालने का अधिकार सहकारी संगठन में रखता है। फिर मुख्य उद्देश्य जो है वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ही था। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अधिकतम संभव सहायता करने से यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि समितियां लागत पर ही वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करती रहे, बल्कि उचित लाभ वसूल करते हुए अपने सदस्यों की मदद करें। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो वस्तुएं नहीं देनी है, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें रखना है, नहीं तो समिति के खर्चे जो हैं वो स्वयं ही नहीं निकल पाएंगे। फिर मताधिकार की समानता, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है, इसीलिए प्रत्येक सदस्य को एक ही मत डालने का अधिकार होता है। हमने ऊपर पढ़ा था इस बारे में। अतः सदस्यों द्वारा खरीदे गए अंश की संख्या का मताधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लाभ का विभाजन। सहकारी संगठन की एक और विशेषता यह है कि इसके लाभ अथवा अतिरेक यानी कि सरप्लस का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे कुल अतिरेक का 1/4 भाग कानून के अनुसार सामान्य कोष जनरल रिजर्व में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये जो 1912 के अंदर जो एक्ट बनाया गया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या स्टेट टू स्टेट जो बनाया गया है। दूसरा, पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा, ठीक है, डिविडेंड, जो हम अकाउंटेंसी में हम टर्म पढ़ेंगे, लाभांश दिया जाएगा जो कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतिरेक का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र के विकास में खर्च किया जा सकता है जहां समिति कार्य कर रही है, जो कि कुल अतिरेक का 10% से अधिक नहीं होगा। तो जहां पर भी कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी हम 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% जो है वो हम खर्च कर सकते हैं पूंजी का। शेष अतिरेक को सदस्यों में बोनस के रूप में बांटा जाता है, लेकिन बोनस का बंटवारा अंशों के आधार पर ना करके सदस्यों द्वारा समिति में दिए गए योगदान के अनुसार किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक उपभोक्ता सहकारी समिति के बोनस का बंटवारा सदस्यों के द्वारा खरीद के आधार पर किया जा सकता है। मतलब वो कितनी वस्तुएं जो है वो सोसाइटी से खरीद रहा है उसी के हिसाब से उसको बोनस दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला नकद व्यापार।
सहकारी समितियों के पास अपेक्षाकृत कम वित्तीय साधन होने के कारण ये नकद व्यापार पर ही प्राथमिकता देती हैं, लेकिन ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है लेकिन समितियां उधार माल ना बेच सकें, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन पूंजी कम होती है और पूंजी का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि हमें नया माल खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अगर उधार में माल बेचना शुरू कर दिया तो पूंजी में कमी आ जाएगी और नया माल हम नहीं खरीद पाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ से बचते हैं। वित्त की व्यवस्था, सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत सदस्यों को बेचे गए अंशों की पूंजी, सरकार से प्राप्त ऋण और सरकार से प्राप्त अनुमोदन इत्यादि होता है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल। यद्यपि समितियां ऐच्छिक संघ के रूप में होती हैं, लेकिन सरकार समय समय पर इनके लेखों का मतलब जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उनका निरीक्षण जो है वो करके इन पर नियंत्रण रखती है। इसी उद्देश्य से सहकारी समितियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखे रजिस्टर जो है वो अपने पास रखने होते हैं, बनाकर रखने होते हैं। तो ये सहकारी संगठन की विशेषताएं हैं। एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें व्यक्ति अपनी पूंजी जो है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें शामिल करवाता है। अब सहकारी समिति की स्थापना अथवा पंजीकरण, सबसे पहले तो हमें याद रखना है सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत जो है वो सहकारी समिति की स्थापना या पंजीकरण किया जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई में अपने अलग सहकारी नियम है। तो ये आपको जो है वो 5 नाम जरूर याद रखने हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 लागू नहीं होता, बाकी पूरे देश के अंदर लागू होता है, इनके अपने अलग नियम है। प्रत्येक राज्य में एक सहकारी समिति रजिस्ट्रार होता है। जो लोग सहकारी समिति स्थापना करना चाहते हैं उन्हें संबंधित रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र देना होता है, और प्रार्थना पत्र में क्या क्या सूचनाएं जाती हैं, प्रस्तावित समिति का नाम, भाई किस नाम से समिति शुरू करनी है, प्रस्तावित समिति के उद्देश्य, किस उद्देश्य से समिति बनाई जा रही है, अंश पूंजी का विवरण, कितनी पूंजी आ रही है, सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और उनके उत्तरदायित्व का जिक्र किया जाएगा, सदस्यता प्राप्ति की विधि, मतलब सदस्यता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10 सदस्यों के नाम और पते कम से कम हैं ये, और समिति के नियमों का जो है वो जानकारी देनी पड़ेगी। यदि रजिस्ट्रार प्रार्थना पत्र में दी गई सूचनाओं से संतुष्ट हो जाता है तो सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। समिति का रजिस्ट्रेशन होते ही उसे पृथक वैधानिक अस्तित्व, जो हमने विशेषताओं में पढ़ा था, वो उसको प्राप्त हो जाता है। अर्थात समिति को अपने नाम में संपत्ति रखने, अनुबंध करने और दूसरों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ नियम हैं समिति की स्थापना अथवा पंजीकरण करने के। आगे चलते हैं, सहकारी समिति के अधिकारी। तो सहकारी समिति चलाने के लिए जो है वो सदस्यों की कुछ आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो है वो सबसे प्रमुख है प्रेसिडेंट, प्रधान, फिर उसके बाद में उप प्रधान होगा जो प्रधान की सहायता करेगा कार्य में, फिर सचिव होगा जो मीटिंग्स वगैरह अरेंज करेगा सारी चीज़ें, और खजांची की आवश्यकता पड़ेगी जो पैसे का लेन देन जो है वो हिसाब किताब रखेगा। इसमें ध्यान रखने वाली सिर्फ ये बात है कि नॉर्मली जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में समिति के अधिकारियों का पुनः चयन किया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि हर व्यक्ति को जो सहकारी समिति का सदस्य है उसको 1 वोट डालने का अधिकार है। तो ये जो प्रधान, उप प्रधान, सचिव, खजांची जो ये पोस्ट है, इसके ऊपर जो है वो व्यक्ति नॉमिनेट होके आते हैं उन्हीं सदस्यों में से, और वोटिंग के द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। चलिए, सहकारी संगठन और साझेदारी में अंतर, क्योंकि दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, तो अंतर का आधार सबसे पहले तो अधिनियम। तो सहकारी समिति हमें पता चल गया, सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होती है। जो 5 मैंने राज्यों के और उसके नाम बताए थे, उसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर सहकारी समिति अधिनियम 1912 लागू होता है। जबकि साझेदारी व्यवसाय का नियंत्रण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होता है। तो सहकारी 1912 और साझेदारी 1932। फिर दूसरा अंतर का आधार पारस्परिक लाभ।
जो हमारा सहकारी समिति है उसमें लाभ सदस्यों के साथ साथ बाहरी व्यक्ति का भी होता है, जैसे कि उपभोक्ता सहकारी समिति से गैर सदस्य होकर भी माल क्रय कर लेते हैं, जबकि साझेदारी में जो लाभ होता है वो साझेदारों का ही होता है। तीसरा उद्देश्य, सहकारी समिति का उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अकेले ना कर पाने की स्थिति में आपसी मदद करना होता है, तो ये उद्देश्य होता है। जबकि साझेदारी का उद्देश्य क्या होता है, व्यवसायिक क्रियाओं को करके लाभ अर्जित करना होता है। तो मुख्य उद्देश्य पार्टनरशिप का हो गया लाभ अर्जित करना, जबकि सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य हो गया आपसी मदद करना। और अंतर का आधार आखिरी सदस्यों की संख्या। सहकारी समिति में हमने जब पंजीकरण वाला जो पढ़ा था उसमें आया था कि न्यूनतम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम सहकारी साख समिति में 100 तथा अन्य समितियों में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो सहकारी साख समिति जहाँ पर होगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं, अन्य समितियों में कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम 2 अधिकतम 10 और सामान्य व्यवसाय में कम से कम 2 अधिकतम 20 हो सकते हैं। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, सहकारी समितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज। तो हमारे पास में 6 प्रकार की जो है वो कॉर्पोरेट सोसाइटीज हो सकती हैं। सबसे पहले उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पाद सहकारी समितियां जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कार्य करेंगी, सहकारी विपणन समितियां जो मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी, सहकारी साख समितियां जो लोन वगैरह का काम करेंगी, सहकारी खेतीहार समितियां जो फार्मिंग किसानों से रिलेटेड जो है वो मदद के कार्य करेगी, और हमारी छठी सहकारी गृह समितियां जो हाउसिंग से रिलेटेड जो है वो कार्य करेंगी। तो ये हमारे पास 6 प्रकार की जो है वो समितियां हो सकती हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता सहकारी समिति, इसकी स्थापना करने वाले उपभोक्ता जो व्यापारियों एवं दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य मध्यस्थों को खत्म करना, वस्तुओं की लगातार पूर्ति सुनिश्चित करना और अच्छी क्वालिटी का माल उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। मुख्य कार्य क्या है उपभोक्ता सहकारी समिति का, थोक विक्रेताओं अथवा उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदना और सदस्यों को उचित माल में बिक्री करना। और अन्य क्या विशेषताएं हैं उपभोक्ता सहकारी समिति की, गैर सदस्य भी माल क्रय कर सकते हैं। माल की कमी की स्थिति में सदस्यों को क्रय करने की प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब अगर माल कम है तो सबसे पहले प्राथमिकता माल को क्रय करने की सदस्यों को दी जाएगी, बाद में फिर गैर सदस्यों को। कभी कभी सदस्यों को विशेष छूट दी जा सकती है और सदस्यों को पूंजी के अनुपात में लाभांश तथा क्रय किए गए माल के अनुपात में बोनस बांटा जा सकता है। तो ये उपभोक्ता सहकारी समिति के अंदर तो इस प्रकार से हम चलेंगे। चलिए दूसरी पे चलते हैं। अब हम उत्पादक सहकारी समितियां। तो उत्पादक सहकारी समितियों में क्या है, जो हमारी 6 की 6 हैं इसी प्रकार से चलेंगी। सबसे पहले स्थापना करने वाले छोटे उत्पादक जो उत्पादन सामग्री की प्राप्ति व उत्पाद की बिक्री में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ये स्थापना करेंगे। फिर उद्देश्य क्या होगा, उत्पादन सामग्री जैसे कि कच्चा माल, औजार, मशीनें इत्यादि उपलब्ध करवाना और माल की बिक्री में सहायता करना। ये उत्पाद सहकारी समिति के उद्देश्य हैं। फिर उत्पाद सहकारी समिति का मुख्य कार्य क्या है, सदस्यों के लिए कच्चा माल, औजार, मशीनें इत्यादि क्रय करना और अन्य लोगों को माल बेचने के लिए सदस्यों से माल क्रय करना। फिर और क्या विशेषताएं हैं उत्पाद सहकारी समिति की, उत्पादन सामग्री के प्रबंध एवं बिक्री समस्याओं से निश्चिंत होने के कारण छोटे उत्पादक अब उत्पादन क्रियाओं पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। तो ये हमारी उत्पादक सहकारी समितियां, आपको इसी प्रकार से याद कर लेना, बड़ा आसान रहेगा। फिर तीसरी हमारी है सहकारी विपणन समिति, मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। सबसे पहले स्थापना करने वाले क्रिएटर्स कौन हैं, छोटे उत्पादक एवं दस्तकार जो अपने उत्पादों को अकेले उचित लाभ पर बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये जो हैं वो सहकारी विपणन समिति बनाकर कार्य कर लेते हैं। फिर इसके उद्देश्य क्या हैं, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध करवाना और सदस्यों को मध्यस्थों के शोषण से बचाना। तो मेनली तो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करेगी, मतलब चीज़ों को खरीदने बेचने में मदद करेगी। फिर मुख्य कार्य क्या है सहकारी विपणन समितियों का,
सदस्यों से माल एकत्रित करना, एकत्रित माल को उचित मूल्य पर बेचना, व्यापारिक व्यवहार में आने वाली कमी का ध्यान रखना, जैसे कि कम नाप या तोल अथवा लेखे में गड़बड़ी ना होने देना। तो ये सहकारी विपणन समिति का मुख्य कार्य है। और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इससे सौदेबाजी की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ना तो ये नापतोल में कमी वगैरह या कोई भी गड़बड़ी होने से जो है वो बचाती है। कभी कभी ये समितियां सदस्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। ये ट्रांसपोर्ट, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन, मार्केट रिसर्च इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। विक्रय से प्राप्त धनराशि में से खर्च और कोषों आदि की राशि काटकर शेष धन को सदस्यों के माल के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये सहकारी विपणन समिति की विशेषता है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है चौथी सहकारी साख समिति। सबसे पहले क्रिएटर्स, इसको स्थापना करने वाले सामान्य लोग जिनके वित्तीय साधन सीमित हैं। तो साख क्रेडिट यानी कहीं ना कहीं ऋण लेने वाली चीजें जो है वो इसमें चलेंगी। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्यों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलवाना और सदस्यों में बचत आदि की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करना। मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना, यानी कि जो भी सदस्य हैं उनके पास जो भी पैसा एक्स्ट्रा है वो इनके पास में जमा कर सकते हैं सहकारी साख समिति के अंदर। फिर सदस्यों को उचित ब्याज दर पर व आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना। नाम से भी पता चल जाता है कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं लोन का ही जिक्र चलेगा। फिर विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इन समितियों के कोष के 3 स्रोत होते हैं। अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, जो हम +2 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, सदस्यों द्वारा जमा किए गए धन व बाहरी लोगों द्वारा जमा किए गए धन। फिर कभी कभी ये समितियां गैर सदस्यों को भी ऋण प्रदान कर देती हैं। तो कभी कभी की बात है, ये कर देती हैं। तो ये हमारी 4 हो गई। फिर हमारी 5वीं थी सहकारी खेतीहार समिति। कौन स्थापना करते हैं इसकी? छोटे किसान जो मितव्ययी ढंग से कृषि करने में असमर्थ हैं। मितव्ययी मतलब सस्ता, कम लागत से। फिर उद्देश्य क्या है इसके? बड़े पैमाने की कृषि की मितव्ययिता प्राप्त करना और उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्रदान करना, मतलब कम खर्च करते हुए कम लागत पर अच्छा प्रोडक्शन लेना जो है वो इसका उद्देश्य है। फिर मुख्य कार्य क्या है इसका? सदस्यों की भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना और आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाना, उच्च क्वालिटी के बीज और खाद उपलब्ध कराना। तो तीनों जो मुख्य कार्य यही हो गए। कम लागत आएगी और उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं? ये समितियां सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि करने से होने वाली हानियों से छुटकारा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय उनको इकट्ठा करके और बड़े टुकड़े के रूप में परिवर्तित करके फिर कृषि करने की सलाह देती है, कोशिश करती है। फिर हमारी 6ठी और आखिरी सहकारी गृह समितियां। कौन लोग इनको स्थापित करते हैं? सामान्य लोग जो रिहायशी मकान प्राप्त करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मकान बनाकर और लोगों को या उनके जो सदस्य हैं उनको बेचने खरीदने का कार्य करती है ये समिति। फिर उद्देश्य क्या है? सदस्यों को रिहायशी मकान या प्लाट उपलब्ध करवाना। मुख्य कार्य क्या है इनके? भूमि क्रय कर लेंगे, क्योंकि प्लाट उपलब्ध करवाएंगे या फिर उसके ऊपर फ्लैट वगैरह बनाएंगे। उस भूमि का विकास करेंगे, मकानों का निर्माण करेंगे, मकान सदस्यों को अलॉट करेंगे। यदि मकानों के स्थान पर प्लाट दिए जाने हो तो प्लाटों का आवंटन करेंगे। विशेषताएं क्या हैं? ये समितियां प्राय बड़े शहरों में स्थापित की जाती हैं। इन्हें भूमि रियायती दर पर प्राप्त होती है। समितियों के मकानों में प्राय सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और कुछ सहकारी समितियां अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर ऋण भी प्रदान करती हैं। तो ये हमारी 6 जो है वो सहकारी समितियां हैं। आगे बढ़ते हैं। सहकारी संगठन के लाभ। तो सबसे पहला लाभ, सरल स्थापना, इजी फॉर्मेशन। कोई ज्यादा मतलब दाव पेच करने की जरूरत नहीं है। सहकारी समिति एक ऐच्छिक संगठन के रूप में सरलता से स्थापित की जा सकती है। कोई भी 10 वर्षीय व्यक्ति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से पंजीकरण करवा के, कोई भी 10 वयस्क व्यक्ति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार में पंजीकरण करवाकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकता है 1912 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, या फिर वो 5 स्टेट छोड़कर।
इसके लिए कोई विशेष मुश्किल तथा महंगी वैधानिक कार्यविधि की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सीमित दायित्व, सबसे बड़ी चीज, इस संगठन के सदस्यों का दायित्व उनके अंशों अथवा उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है। फिर स्थायित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सहकारी समिति में स्थायित्व का गुण पाया जाता है, अर्थात सदस्यों की मृत्यु अथवा उनके दिवालिया होने पर समिति के अस्तित्व पर कोई असर इसका नहीं पड़ता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं हम इसको। फिर प्रजातांत्रिक प्रबंध, सहकारी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव एक सदस्य एक मत के आधार पर किया जाता है। इनका क्षेत्र सीमित होने के कारण लगभग सभी सदस्यों की उपस्थिति होकर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और सभाओं में प्रोक्सी होने की जो है वो खत्म हो जाती है, ये संभावना जो होती है झूठी वोट डालना। फिर कम क्रियात्मक खर्चे, प्राय सहकारी समितियों के प्रशासनिक खर्चे बहुत कम होते हैं क्योंकि अनेक सदस्य बिना कुछ प्रतिफल लिए ही अपनी प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सहकारी समितियों को विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन इत्यादि की भी अधिक आवश्यकता नहीं होती। लगभग सारा विक्रय नकद होने के कारण बैड डेट्स यानी कि डूबत ऋण, जो ऋण हमने दे दिया और वो ना आ पाए और हम उसको बैड डेट्स कहते हैं, उस प्रकार की हानि से भी इसमें बचा जा सकता है। फिर उसके बाद में अगला है कर लाभ। सहकारी समितियों को अपनी आय पर आयकर में छूट होती है। इनको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि में भी छूट होती है, तो इनको जो है वो टैक्स वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सहकारी संरक्षण, सरकारी संरक्षण, सरकार सहकारी समितियों को वित्तीय अनुदान एवं आसान शर्तों पर ऋण देकर इनकी सहायता करती है क्योंकि इन समितियों का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों का विकास करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता। इसीलिए सरकार का भी इनके प्रति जो रवैया होता है वो उदार होता है, दयालु होता है। फिर सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना, क्योंकि समितियां वस्तुएं सीधे ही थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से बड़ी मात्रा में खरीदती हैं, इसीलिए उनको सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। यही कारण है कि वे समितियां अपने सदस्यों को बाजार की कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर बेचकर भी लाभ पहुंचाती हैं। फिर दूसरे व्यवसायों पर नियंत्रण, एक सहकारी समिति के समान व्यवसाय करने वाले अन्य व्यवसायियों को अपने माल का मूल्य व किस्म निर्धारित करते समय समितियों के मूल्य और किस्म को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि और लोगों को जो बेशक सदस्य नहीं है उनके लिए भी मार्केट में बढ़िया वस्तु और जायज कीमत के पर मिलने शुरू हो जाती है। और लास्ट है सहकारी संगठन का लाभ, आर्थिक विकेंद्रीकरण। सहकारी समितियों ने देश के धन को बड़े बड़े व्यवसायियों के हाथों में एकत्रित होने से बचाया। व्यवसायी अपने उपभोक्ता से अधिक विक्रय मूल्य लेकर अधिकाधिक लाभ कमाते थे और धन जमा करते थे, लेकिन अब यह प्रवृत्ति कम हो गई है, लगभग समाप्त हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी संगठन की सीमाएं हमारे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। सबसे पहले कुछ सीमाएं भी हैं इसकी, लाभ हैं तो पूंजी की कमी, ये तो है ही, जितने सदस्य होंगे उन्हीं के हिसाब से फिर पूंजी एकत्रित कर पाते हैं हम। सहकारी समितियों के सदस्य प्राय वित्तीय रूप से कमजोर होते हैं तथा सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग एक सहकारी समिति में सीमित मात्रा में ही पूंजी लगा पाते हैं, या फिर कहें तो हम लाभांश की सीमित दर होती है और एक सदस्य एक मत के सिद्धांत भी इसके विनियोग को हतोत्साहित करते हैं। हतोत्साहित का मतलब दूसरे लोगों को सदस्य बनने या फिर इन्वेस्ट करने के लिए पीछे हटने का मजबूर करते हैं। फिर अकुशल प्रबंध, सहकारी समितियों का प्रबंध स्वयं ही उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रबंधकीय ज्ञान के अभाव में समिति का संचालन प्रभावपूर्ण ढंग से हो सकता नहीं कर पाते हैं। अकुशल प्रबंध का दूसरा कारण वेतनहीन सदस्यों का प्रबंध करना भी हो सकता है, जो धार्मिकता के भाव में आकर प्रबंध समितियों के सदस्य तो बन जाते हैं, लेकिन प्रतिफल के अभाव में समिति के कार्यों में कम रुचि लेते हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह वगैरह तो मिलती नहीं है वहां पे। फिर नकद विक्रय, नकद विक्रय सहकारी समितियों का लाभ भी है और हानि भी है। इसके सदस्य प्राय गरीब लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, तो उधार माल की उनको आवश्यकता रहती है। यद्यपि सहकारी समिति उनको कम मूल्य पर बेशक माल उपलब्ध करवाती है, लेकिन उधार जैसे सुविधाओं का अभाव होने के कारण अन्य व्यापारियों के चुंगल में वो फंस जाते हैं, बाहर से मार्केट से सामान ले लेते हैं। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप,
क्योंकि सहकारी समिति में सरकार का भी धन लगा होता है, इसीलिए सरकार इन पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रबंधकीय समितियों में अपने सदस्य भी मनोनीत करती है। जैसे ही कोई सरकार बदलती है तो सरकार चाहती है कि उनके सदस्य मनोनीत हों। इस प्रकार सहकारी समितियों का प्रबंध व्यावसायिक आधार पर के स्थान पर ना होकर राजनीतिक आधार पर होने लग जाता है, जो कि डेवलपमेंट के लिए जो है वो सही संदेश नहीं होता। फिर उसके बाद में जो सीमा है, प्रेरणा की कमी। सहकारी संगठन एक जन समूह की सामूहिक संस्था होने के कारण कोई भी सदस्य इसके कार्य में व्यक्तिगत रुचि नहीं ले पाता है। व्यक्तिगत प्रेरणा के अभाव में सभी ये सोचकर शांत हो जाते हैं कि वे ही काम क्यों करें। अतः जिस उद्देश्य के लिए स्थापना की जाती है उसको पूरा करने में फिर कठिनाइयां आने लग जाती हैं। फिर जनता के विश्वास में कमी। प्राय यह देखा जाता है कि कुछ विशेष व्यक्ति ही इनकी प्रबंधकीय समिति के सदस्य बन जाते हैं और राजनीति से प्रेरित होते हैं। उनका घटिया व्यवहार देखकर जनता का सहकारी समितियों से विश्वास कम हो जाता है। फिर उसके बाद में गोपनीयता का अभाव। सहकारी समितियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा खाते रजिस्ट्रार के पास भेजने होते हैं। इस प्रकार व्यवसाय की गोपनीय बातें भी सामने आने का खतरा बना रहता है। और लास्ट है आपसी झगड़े, म्यूचुअल डिस्प्यूट। प्राय यह देखा जाता है कि जब जिस जोश के साथ में समिति की स्थापना की जाती है, कुछ ही समय बाद जब वो कम हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसका कारण यह होता है कि कुछ सदस्य इसके माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग जाते हैं और दूसरे सदस्य उनका विरोध करते हैं, जिससे आपसी झगड़े होने लग जाते हैं और संस्था के विकास के स्थान पर गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो अंत में कह सकते हैं कि सहकारी समितियों के लाभ और हानियों का अध्ययन करने के बाद में हम कह सकते हैं कि समितियां समाज के जरूरतमंद लोगों, सीमित साधन वाले लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में कार्य करती है, अर्थात उनके विकास में पूर्ण सहयोग देती है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि इसकी कमियां या दोष जो हमने ये अभी पढ़े हैं, इसकी सीमाएं अगर हम इनको दूर कर लें या प्रयास करें इनको दूर करने का, तो या जो इसके सदस्य होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध करवा दी जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर दिया जाए, व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हितों को प्राथमिकता देने की भावना उत्पन्न की जाए, तो ये सहकारी समितियां समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए जो है वो संजीवनी बूटी के रूप में कार्य कर सकती है। सहकारी समितियों के लाभ को देखते हुए भारत में छोटी छोटी समितियां ही नहीं बल्कि बड़े बड़े आकार की समितियां भी स्थापन होने लग गई हैं। अगर उदाहरण के लिए हम नाम लें तो इफ़को जो है वो एक इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, जो आकार में बड़ा है और सहकारी उपक्रम है और इसकी पूंजी लगभग 250 करोड़ के आसपास है। तो ये था हमारा आज का ऑनलाइन क्लास का टॉपिक, सहकारी समितियां। धन्यवाद।